हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको याद ही होगा, पिछली वाली वीडियोस के अंदर मैंने थर्ड चक जो चैप्टर थे उनकी रीडिंग कर दी थी एक्सेलेंट के थ्रू। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सेलेंट के थ्रू ही रीडिंग, बट वो एक्सेलेंट की रीडिंग होगी लाइन टू लाइन रीडिंग। तो सबसे पहले हम जो फोर्थ चैप्टर का जो कि ड्रॉट चैप्टर है पनोरमा बुक का, इंग्लिश की बुक का, तो इसका हम सबसे पहले हम कैरेक्टर डील कर लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर इसके अंदर आने वाले हैं। जो मेन कैरेक्टर होगा वो गफूर का होगा, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल किसान होता है, टीनेंट होता है। मतलब एक किसान होता है जो कि दूसरे पे जमींदार की भूमि पर क्या करता है, वो मतलब प्लोइंग करता है, हल वल चलाता है, खेती करता है। और उसके बाद में गफूर की एक बेटी भी है, और गफूर की एक बेटी है जिसका नाम शायद मीना है। तो गफूर की एक बेटी है, गफूर की एक बेटी है। फिर उसके बाद में एक है क्या बोलते हैं, पुजारी है जिसका नाम है इसके अंदर पुजारी भी है जिसका नाम है तारक रत्ना। तारक रत्ना इस में एक पुजारी का नाम है जो कि पृष्ठ है किसका, काशीपुर गांव के जो जमींदार है ना, जमींदार लैंडलॉर्ड, उसका पृष्ठ है। तो तारक रत्ना हो गया, तारक रत्ना हो गया, गफूर हो गया, उसकी बेटी हो गई, और ये लैंडलॉर्ड हो गया। तो इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी घूमने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूरज चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। और उसके बाद में इस कहानी अब एक आप एक चीज़ बताना, जैसे एक तो मैं करता हूँ हाइलाइटर का यूज़, इसका यूज़ करता हूँ, इससे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, इससे ज़्यादा सही रहता है, या कंसंट्रेशन बिगड़ती है इससे, इसका यूज़ करूँ या नहीं करूँ, ये कमेंट में जाके ज़रूर बताना मेरे को, ताकि मैं आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ है उसके अंदर मैं इसका यूज़ करूँ या ना करूँ, वो आप बताओ मेरे को। क्योंकि आपको पढ़ना है, मेरे को पढ़ाना है, और आपको कैसा कौन सा अच्छा लगता है वो चीज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ओके, फिर उसके बाद में कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द स्टोरी पढ़ते हैं कि इस कहानी में है क्या। सबसे पहले इस कहानी जो ड्रोट कहानी है उसमें लेखक ने सूखे का सजीव चित्रण किया है। सूखा भारत के कई भागों में, अक्सर राजस्थान में, बहुत अधिक आपदा का रूप ले लेता है। उक्त कहानी में में मुख्य पात्र जो है वो गफूर है, जो कि एक तनावग्रस्त व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा तनाव में है। लेखक ने तनाव में मानव के स्वभाव का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू का सफलतापूर्वक ये जो पहलू है इनको सफलतापूर्वक राइटर ने प्रस्तुत किया है। अगर हम देखें तो गांव जो था उसका नाम था काशीपुर। तो गांव का नाम काशीपुर था, यह एक छोटा सा गांव था। और इस जमींदार मतलब इसका जमींदार और भी छोटा था। इसके बावजूद भी उसके जो कस्तारो होते थे, मतलब जो भी टीनेंट्स होते थे, में उसका विरोध करने की बिल्कुल सांस नहीं थी। जो भी किसान उसके नीचे काम करते थे उसमें बिल्कुल विरोध करने की सांस नहीं थी उन किसानों के अंदर। वो बहुत ही निर्दयी था। और उसके सबसे छोटे लड़के का जन्मदिन था, मध्याह्न का समय था। जमींदार के घर से पूजा करने के बाद में पुजारी जो तारक रत्ना है वो घर लौट रहा था। मई समाप्त होने को था, मई का महीना जो था वो समाप्त होने का था, किंतु आकाश में बादल का एक टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा था। वर्षाहीन बादल, जो आकाश में जो बादल थे वो आग की वर्षा, मतलब बादलों से क्या है, आग की वर्षा हो रही थी, पानी की वर्षा नहीं हो रही थी, आग की वर्षा हो रही थी। और सामने क्षितिज तक फैले हुए खेतों में दहकती ज्वाला के कारण हजारों दरारें पड़ गई थी। और ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो धरती माँ का जीवन रक्त उसमें से होकर धुएं के रूप में लगातार बाहर निकल रहा है। यदि कोई उस पर उठती हुई ज्वाला सी लहराती हुई गति को देर तक देखता रहे, तो वह ऐसा मतलब उसको ऐसा लगे कि मानो नशे से चूर हो। मतलब ये जो ज्वाला है ये नशे से चूर हो, नशे से चूर होकर ये ज्वालाएं निकल रही हो। फिर उसके बाद में खेतों के छोर पर यानी किनारे पर, सड़क के किनारे पे गफूर जुलाही का घर था। इस समय तक मिट्टी की दीवारें ढह चुकी थी, उसके घर की जो मिट्टी की दीवारें थी वो ढह चुकी थी। और आंगन और सड़क एक हो गए थे। मतलब आंगन और सड़क है वो एक हो गए थे, क्योंकि मतलब आंगन भी है वो बिल्कुल खुद चुका था, और सड़क के पास में ही सड़क भी खुदी खुदी थी थोड़ी। तो आंगन और सड़क एक हो चुके थे। मतलब जो आंगन का लेवल होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठा होता है सड़क से, ताकि जो पानी हो वो नीचे आ जाए सड़क से, मतलब आंगन में ना जाए, सड़क से आगे में जाते। तो वो जो आंगन था वो टूट चुका था और सड़क से मिल चुका था, वो उसका लेवल सड़क से मिल चुका था। और घर की गोपनीयता गुजरते हुए यात्रियों की दया का मोहताज बनती थी। मतलब घर की गोपनीयता बिल्कुल भी नहीं थी। फिर उसके बाद में चलते नेक्स्ट पेज पे। तो तारक रत्ना आ गए थे, उन्होंने बोला, अरे गफूर कोई अंदर है। मतलब गफूर को चिल्लाते हुए बोला, कोई अंदर है। तारक रत्ना ने सड़क के किनारे स्थित एक बड़े से पेड़ की छाया में खड़े होकर पुकारा।
तो ऐसा पुकारने के बाद में क्या बात है, बाबा बुखार में पड़े हुए हैं। गफूर की 10 वर्षीय बेटी दरवाजे पर आकर बेटी बोली, जिसका नाम था मीना शायद, और बुखार बुलाओ उस बदमाश को। तारक रत्ना ने बोला बुखार चढ़ रहा है उसको, बुलाओ उस बदमाश को। तारक रत्ना चिल्लाया। शोर सुनकर गफूर बुखार में कांपता हुआ बाहर आया। टूटी दीवार पर झुके हुए बबूल के एक टूटी दीवार थी, उसके ऊपर बबूल का एक पेड़ झुका हुआ था। मतलब जो पेड़ होता है ना, बबूल का जो पेड़ होता है वो झुका हुआ था, खेजड़ी का जो पेड़ होता है ना वो झुका हुआ था दीवार के ऊपर, टूटी हुई दीवार के ऊपर। तो ऐसे झुका हुआ था और उस पे एक बैल बंधा हुआ था। और क्या देख रहा हूँ मैं, ये जो तारक रत्ना थे, उन्होंने उससे बोला कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। तारक रत्ना ने बैल की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि जमींदार कभी यह सहन नहीं करेंगे कि ये जो बैल है ये धूप में बंधा हुआ है। और उसका चेहरा क्रोध और सूरज की गर्मी से लाल हो रहा था। ये जो तारक रत्ना है इसका चेहरा बहुत लाल हो रहा था गुस्से से और सूरज की गर्मी से भी। और यह आशा के अनुरूप ही था कि उसके शब्द क्रोध भरे और कठोर थे। यह आशा के अनुरूप ही था, मतलब हमेशा से वो क्रोध भरे शब्द बोलता था। और किंतु उसके शब्दों में अर्थ आशाएं समझने में असमर्थ गफूर जो था उसकी ओर देख भर लिया। मतलब उसने तो क्या है, वो आशाएं समझ ही नहीं पा रहा था कि भाई क्या बोल रहा है तारक रत्ना, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। वो तो बस देख ही पाया तारक रत्ना, क्योंकि उसे बुखार हो रहा था। फिर उसके बाद में अच्छा, तारक रत्ना ने कहा, मैंने जब उसको जहाँ बंधा हुआ देखा था और अभी भी वह वहीं बंधा हुआ है, जहाँ पे बंधा हुआ देखा था वहीं पे ही बंधा हुआ है। और यदि यह बेल मर गया तो तुम्हारे मालिक जीवित ही तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लेंगे। मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं मजबूर हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार आ रहा है और मैं उसे बाहर चराने नहीं ले जा सकता। मेरी हालत बहुत ख़राब है। और ऐसा गफूर ने कहा। उसके बाद में क्या तुम उसे खुद चढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकते? तो मैं उसे कहाँ छोड़ दूँ गुरुजी। लोगों ने अभी तक अपने धान का भूसा भी नहीं निकाला है और वह धान अभी तक खेतों में पड़ा हुआ है। जो धान है वो अभी तक खेतों में पड़ा हुआ है और भूसा भी समेटा नहीं है। जो भूसा निकाल लिया है बहुत लोगों ने, तो वो भी समेटा नहीं है। सब कुछ जलकर राख हो गया है। जो सारी घास वास थी वो सारी सब जल कर दाख हो गई है और कहीं भी घास का एक तिनका तक नहीं है। लेकिन मैं कैसे उसे खुला छोड़ दूँ गुरुजी। वह किसी के धान में मुंह मार सकता है। ये जो बैल है किसी के भी धान में मुंह मार सकता है, या किसी का जो भूसा होता है उसको खाने लग सकता है। मतलब जो अनाज निकालने के बाद में जो चारा चारा सा बचता है ना, उसको बोलते हैं भूसा। फिर उसके बाद में तारक रत्ना थोड़ा नरम हुए, मतलब ऐसा सुन कर के भाई मैं कैसे छोड़ दूँ, ये किसी का अनाज वनाज ये खा जाएगा, किसी के अनाज में मुंह मार देगा। तो ऐसा सुनकर थोड़ा तारक रत्ना क्या हुए, नरम हुए, ठंडे हुए। फिर उसके बाद में लेकिन तुम कम से कम इसे कहीं छाया में तो बांध सकते हो और चबाने के लिए कुछ एक दो गट्ठर पुलाव के तो दे सकते हो। क्या तुम्हारी बेटी ने भात नहीं पकाया है, मतलब चावल जो होते हैं उस टाइप में, तो भात नहीं पकाया है, उससे एक बर्तन में चावल का मांड ही क्यों नहीं देते? मतलब चावल का जो पानी निकला होता है ना, जिस पानी के अंदर चावल को उबालते हैं, वही क्यों नहीं देते? वही पिला दो उसे। गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। उससे असहाय दृष्टि से तारक रत्ना की ओर देखा। गफूर जो था उसने असहाय दृष्टि से तारक रत्ना की ओर देखा। उसकी एक दुख भरी लंबी सांस निकल गई, मतलब बहुत आह सी भरी उसने। फिर उसके बाद में मैं समझ गया तुम्हारे पास में जो तारक रत्न है वो बोल रहा है, जो पृष्ठ है वो बोल रहा है, मैं समझ गया तुम्हारे पास में इतना भी नहीं है। तुमने अपने हिस्से का जो पुलाव था, पुआल था, मतलब पुआली बोलते हैं उसको, जो बंडल्स होते हैं ना उनको बोलते हैं। तो वो क्या है, वो उसका तुमने क्या किया? मेरा ख्याल है, मेरे को लगता है कि तुमने अपने पेट को संतुष्ट करने के लिए, अर्थात अपनी क्षतिपूर्ति के लिए उसे भी जाकर बेच डाला होगा। बेल के लिए एक गट्ठर तक भी बचाकर नहीं रखा होगा। कितने कठोर हो तुम, ये गफूर से बोल रहे तारक रत्ना। और इस क्रुद्ध आरोप से मानो गफूर के बोलने की शक्ति भी चुक गई हो। गफूर बोल भी नहीं पा रहा हो इस आरोप के कारण। फिर उसके बाद में इस साल मुझे अपने हिस्से का
इस साल मुझे अपने हिस्से का जो पुआली होती है या गट्ठर होते हैं वो क्या है मिलने वाला था। गफूर ने एक क्षण के लिए झिझकते हुए धीरे से कहा, पर मैंने पिछले साल का बकाया पर मेरा जो पिछले साल का बकाया लगान था उसके कारण मालिक ने वह सब ले लिया। सरकार आप ही हमारे माई बाप है। ये तारक रत्ना से बोल रहा है कि सरकार आप ही हमारे माई बाप हैं। मैंने आपके पैरों पर गिरकर विनती की। मैंने आपके पैरों पर गिर मैंने उनके पैरों पर मैंने उनसे बोला भी, जो वो थे ना जमींदार था, उससे बोला कि सरकार आप ही हमारे माई बाप हैं। मैंने उनके पैरों पे गिरकर भी विनती की और आपकी जमींदारी छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा पुआल लख लेने दीजिए। मेरे छप्पर पर भी पुआल नहीं दह गया है। मतलब जो छप्पर है, छत का वो छत होती है, उसके ऊपर भी क्या है पुआल कोई भी जो ये होते हैं ना बंडल्स, वो नहीं रह गए हैं, दह गया है। और हमारे पास एक ही झोपड़ी है जिसमें हम दोनों बाप बेटी रहा करते हैं। इस बरसाती मौसम में हम छप्पर पर ताड़ के पत्तों की थेगली बनाकर, थेगली यानी जो तप्पड़ से टाइप में होता है ना, वो बनाकर इसी तरह काम चला लेंगे। लेकिन बिना खाने दाने के हमारी महेश का क्या होगा। सचमुच तो तुम्हें महेश से इतना प्यार है। यह तो एक मजाक है, ये तो एक मजाक है। मतलब जो तारक रत्ना है वो महेश से वो एक महेश सांड का नाम है। जो महेश आ रहा है ना, वो जो क्या बोलते हैं बैल है ना, उसका नाम है महेश। तो महेश भी एक कैरेक्टर है इसके अंदर, जो कि एनिमल का कैरेक्टर है। फिर उसके बाद में सचमुच, अब ये तारक रत्ना होता है, ये व्यंग करते हुए बोलता है कि सच में तुम्हें इतना प्यार है महेश से, क्योंकि उसने पहले भी धूप में बांध रखा था, अभी भी धूप में बांध रखा है। ये तो एक मजाक है। किंतु उनका तारक रत्ना का व्यंग गफूर के पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि गफूर समझने में असमर्थ था, उसे बुखार हो रहा था। लेकिन मालिक को मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। वह कहता गया, उन्होंने मुझे सिर्फ 2 महीने चलने लायक धान ही दिया और मेरे हिस्से का पुआल भी अपने ढेर में ही मिला दिया गया। महेश को तो उसकी एक पुली भी नहीं मिली। मतलब महेश जो था उसको तो एक उसकी पुली भी नहीं मिली, वो जो बैल था उसको एक पुली भी नहीं मिली। अच्छा, तो अब तुम उसके कर्जदार नहीं हो। लेकिन अब जो तारक रत्ना है वो बोलता है, तो अब तुमको पहले तुम उसके कर्जदार थे, क्योंकि तुमने क्या है उसका वो पिछला कर्ज नहीं चुकाया था, लेकिन अब तुम उसके कर्जदार नहीं हो। और तारक रत्ना ने बिल्कुल बिना द्रवित हुए कहा। बिना द्रवित मतलब बिना आंख में आंसू आए, बिना किसी चीज़ के हुए कहा, बिना पिघले हुए कहा। और फिर तुम उसका भुगतान क्यों नहीं करोगे? फिर तुम उसका भुगतान क्यों नहीं करोगे? क्या तुम जमींदार से मदद की आशा रखते हो? क्या तुम जमींदार से मदद की आशा रखते हो? ऐसा ये जो क्या बोलते हैं, वो बोल रहा है उसको, गफूर को। पर मैं उसका कर्ज चुकाऊं तो भी कैसे, किस दम पर चुकाऊं? उसका जो कर्ज है वो कैसे चुकाऊं मैं? और हम उसके लिए 4 बीघा ज़मीन जोतते हैं, हम 4 बीघा ज़मीन जोतते हैं। किंतु पिछले 2 सालों में सूखे में धान के खेत सूखे के कारण जो धान के खेत थे वो सूख गए हैं। और मेरे और मेरी बेटी के पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज तक नहीं है। मतलब थोड़ा सा भी अनाज नहीं है खाने के लिए। और इस झोपड़ी को देखिए, जब वर्षा होती है तो इसमें अपनी बेटी के साथ एक कोने में सिमट कर रात गुजारता हूँ। यहाँ एक ही हम यहाँ तक कि हम अपने हम अपने पैर भी नहीं फैला सकते। महेश को देखिए, उसका क्या आप उसकी पसलियाँ गिन सकते हैं? आप उसके फिर गफूर बोलता है, कृपया करके मुझे उसके लिए, ये जो गफूर है गफूर बोल रहा है कि मुझे महेश के लिए थोड़ा सा भूसा उधार दे दीजिए, ताकि उसे 1-2 दिन के लिए खाने को कुछ मिल सके। और गफूर धरती पर तारक रत्ना के चरणों में गिर गया। इसके बाद में, अलग हटो, मुझे घर जाने दो, देर हो रही है। तारक रत्ना ने चलने की नियत थी और से मुस्कुराते हुए हरकत की। हे भगवान, यह तो लगता है
यह तो लगता है कि मुझे अपना सींग दिखा रहा है, मतलब वो महेश था, वो अपना सींग से उसको झपटने लगा था। तो मुझे अपना सींग दिखा रहा है, मारेगा क्या? वह बैल के पास से एकदम पीछे हटते हुए डर और क्रोध से चिल्ला पड़े। जो तारक रत्ना थे वो डर और क्रोध से चिल्ला पड़े। गफूर लड़खड़ाता हुआ उसके पैरों पर खड़ा हुआ। गफूर है वो लड़खड़ाता हुआ अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वह एक मुट्ठी भर चावल भोजन खाना चाहता है। मतलब महेश है, गफूर बोल रहा है कि महेश है वो केवल एक मुट्ठी भर चावल खाना चाहता है। तारक रत्ना के हाथ में चावल एवं फलों की गीली पोटली की ओर इशारा करते हुए गफूर ने कहा, क्या खाना चाहता है? बेशक, जैसा मालिक वैसा जानवर। खाने को तो पुलाव का एक तिनका भी नहीं और चावल और फल चाहिए। ऐसा उसने व्यंग करते हुए कहा, और उसे कहीं और ले जाकर बांधो। क्या सींग है? किसी दिन वह किसी न किसी को सींगों से मार डालेगा। और उससे दूर खिसकते हुए पंडित जो शीघ्रता से वहाँ से बाहर निकल गए। मतलब उससे दूर हट के फिर जल्दी से वहाँ से चले गए। वो पंडित जी जो थे ना तारक रत्ना, वो चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद में उसकी ओर से दृष्टि हटाकर गफूर खामोशी से महेश को देखता है, और उसकी दो गहरी भूरी आंखों में पीड़ा और भूख भरी हुई थी। और एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया, मतलब उस एक मुट्ठी भर भी चावल जो तारक रत्ना था उसने नहीं दिए। बैल की गर्दन और पीठ को थपथपाते हुए वह बुदबुदाया, मतलब ऐसे हाथ फेरते ना तो वो ऐसे बुदबुदाया, और तुम तो मेरे बेटे हो महेश। और वह फुसफुसाया, मतलब धीरे धीरे बोला। फिर उसके बाद में, तुम 8 साल तक मेरी सेवा कर चुके हो, मेरी सेवा करके बूढ़े हो चले हो, और मैं तुम्हें भरपेट खाना भी नहीं दे सकता। लेकिन यह तो तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जानते हो ना? महेश से पूछ रहा है कि जानते हो ना तुम कितना प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद में महेश ने केवल अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी और आनंद से अपनी आंखें मूंद ली। फिर उसके बाद में, मुझे बताओ, गफूर कहता गया, इस भयानक वर्ष में मैं तुम्हें कैसे जीवित रखूं? यदि मैं तुम्हें खुला छोड़ दूं तो तुम दूसरे लोगों के धान में खाना या फिर उसके केले के पत्तों को चबाना शुरू कर दोगे। मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में शक्ति भी नहीं रही है, कोई तुम्हें लेगा भी नहीं, मतलब कोई खरीदेगा नहीं। लोग मुझे तुम्हें पशु बाजार में बेचने की कहते हैं। इस विचार मात्र से उसकी आंखों में पुनः आंसू भर आए। महेश नहीं, क्या बोलते हैं ये, गफूर जो अपने बेटे की तरह मानता था गफूर को, महेश को, तो उसकी आंखों में क्या भरा? आंसू भर आए। और अपने आंसुओं को हथेली से पहुँचते हुए इधर उधर देखते हुए वह झोपड़ी के पिछवाड़े यानी पीछे की साइड से छोटा सा पुराना बदरंग यानी बिना रंग का, जो धूप में सूख सूख के बिल्कुल दंग ही नहीं रहा था उसके अंदर, वो पुलाव का गुच्छा ले आया। मेरे बच्चे, इसे जल्दी से खा लो वरना नहीं तो कोई आ जाएगा। ऐसा डराने लगा वो कि भाई जल्दी से इसे खा लो नहीं तो कोई आ जाएगा, कोई खा लेगा इसको। ऐसे ऐसे डरा के और उसको जल्दी से खिलाने लगा। और उसने वह पुलाव महेश के सामने डालते हुए कोमलता से कहा कि जल्दी से खा लो नहीं तो, ऐसे जो कहते हैं ना वो ऐसे कहा। उसके बाद में उसकी जो बेटी होती है मीना, वो बोलती है बाबा, उसके पापा बोलते क्या है? तो वो बोलती है आओ खाना खा लो। गफूर की बेटी ने गफ़ीर की बेटी जो थी उसने क्या है, दरवाजे से झांकते हुए कहा था, ये बात थी कि खाना खा लो। दरवाजे से झांकी और कहा और बोली, तुमने महेश को फिर से छप्पर का पुलाव क्यों दे दिया? और उसे इसी बात का डर था कि कहीं से छप्पर से पुलाव निकाल के ना दे दे महेश को। यह पुराना पुलाव है और यह सड़ भी रहा था। उसने शर्मिंदा होते हुए उत्तर दिया, मैंने तो तुम्हें खींचते हुए सुना था बाबा। अब मीना बोल रही है कि मैंने तो तुम्हें पुआल को खींचते हुए, ये जो पुआल है, बंडल है, इसको खींचते हुए, छत पे से खींचते हुए सुना था। नहीं बेटी, वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन तुम तो जानते ही हो बाबा, दीवार ढह जाएगी। गफूर चुप था और उसके पास एक झोपड़ी के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा हुआ था। उससे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता था कि यदि उसने सावधानी नहीं बरती तो यह दीवार अगली बरसात झेल नहीं पाएगी। उसके बावजूद वास्तव में वह भला किस काम का था। उसके बाद में वो भला किस काम की रहती दीवार। फिर उसके बाद में, हाथ धोकर आओ और खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए भोजन परोस दिया है। और उस नन्ही बच्ची ने कहा, चावल का मांड मुझे दे दो, मैं उसे पिला दूँ, मतलब महेश को पिला दूँ।
है ही नहीं बाबा, यह बर्तन में ही सूख गया है। मतलब पानी बहुत कम था तो वो बर्तन में ही सूख गया है। लगभग एक सप्ताह बीत गया था, बीत चला था। शरीर से बीमार और चिंतित गफूर आंगन में बैठा हुआ था। महेश कल से नहीं लौटा था। महेश जो था सांड था वो कल से नहीं लौटा था। और वह महेश कल से नहीं लौटा था। फिर अगले दिन की बात है तो महेश क्या है, कल से नहीं लौटा था, एक दिन हो गया था, वो वापस घर पे आया ही नहीं था महेश। वह स्वयं तो असहाय था। और अमीना अमीना जो उसकी बेटी थी, मीना नहीं थी, अमीना थी उसकी बेटी, तो अमीना उसकी बेटी का नाम था। अमीना मतलब जल्दी सुबह से ही बैल को हर जगह पे ढूंढ रही थी और ढूंढती फिर रही थी। और उसके घर पहुंचते पहुंचते शाम की छाया उतर गई थी, मतलब शाम हो गए थे। क्या तुमने सुना है बाबा, मालिक घोष ने महेश को कांजी हाउस भिजवा दिया है। वह बोली, मतलब अमीना ने अपने पिताजी को बताया, उसको खबर मिली कि जो मालिक घोष था, कि ये कोई आदमी का नाम है वहाँ पे। तो मालिक घोष जो था उसने क्या है, कांजी हाउस में जहाँ पे जो आवारा सांड होते हैं उनको रख लिया जाता है, तो वहाँ पे भिजवा दिया है, वह बोली। फिर उसके बाद में बकवास, हाँ बाबा सच है, हाँ बाबा सच है, अमीना ने बोला। और उसके नौकर ने मुझसे कहा, और उसने बाबा को कहना कि बैल के दरियापुर में ढूंढे। अगर है ना उनको बैल ढूंढना हो तो वो कहाँ ढूंढे, दरियापुर के अंदर ढूंढे, जो कि जगह का नाम है एक। तो किया क्या था उसने, तो उसने अपने बगीचे में चला गया था, वह उनके बगीचे में चला गया था बाबा। और ऐसा कहते हैं कि तीनों दिनों के बाद पुलिस उसी पशु बाजार में बेच देगी। ऐसा मतलब सुनने में भी आया, अमीना उसकी बेटी बोल रही है कि 3 दिन बाद में है ना पुलिस है वो उसको पशु बाजार में बेच देगी। अमीना को मालूम, पुलिस में चला गया था वो, जो सांड था उसको पुलिस पकड़ के ले गई थी और वहाँ पे बांध दिया था उसको। तो अमीना को ऐसा सुनने में आया था कि 3 दिन बाद में पुलिस भी उसको कहाँ बेच देगी, पशु बाजार में बेच देगी। अमीना को मालूम भी नहीं था कि पशु बाजार का मतलब क्या होता है। जब कभी महेश के संदर्भ में उसका जिक्र होता तो उसके बाबा को बेचैन होता महसूस करती थी। मतलब जब भी बाजार की बात करती थी, पशु बाजार की, महेश से रिलेटेड, तो उसके बाबा क्या होते, बेचैन हो जाते थे, ऐसा महसूस करती थी। वो कौन, उसकी बेटी होती थी कि भाई उसके बाबा बेचैन हो गए पशु बाजार के नाम से। लेकिन आज तो बिना कुछ कहे ही वह निकल गए, मतलब आज कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया ऐसा, और बिना कुछ कहे ही वो निकल गए। फिर उसके बाद में रात्रि के अंधकार की आड़ में गफूर चुपके से बंसी की दुकान पर पहुंचा। चाचा आपको मुझको 1 रुपया उधार देना होगा। और गद्दी के नीचे एक पीतल की थाली रखे हुए, गुद्दी के नीचे यानी मतलब ऐसे गुद्दी होती है ना, गुद्दी के नीचे एक पीतल की थाली रखते हुए उसने कहा बंसी इस वस्तु से भली भांति परिचित था। जो बंसी था, दुकान वाले का नाम है बंसी, जो क्या है इस वस्तु से, ये जो थाली थी इससे भली भांति परिचित था, बहुत ज़्यादा जाना पहचाना था। पिछले 2 वर्षों में कम से कम 5 बार तो वह जमानत पर 1 रुपया दे चुका था। मतलब इस थाली के बदले में 1 रुपया, फिर वापस से वो छुड़वा लेता था जमानत के तौर पर, फिर वापस से इसको गिरवी रख देता था, फिर वापस पैसा दे के वापस ले लेता था। तो ऐसे 5 से 6 बार हो चुका था। और आज भी उसने कोई ऐतराज नहीं था, मतलब और आज भी उसे कोई ऐतराज नहीं था। वो पैसा ले लेता, पैसा दे देता, उस थाली को अपने पास रख लेता था। और अगली सुबह महेश फिर से अपनी रोज की जगह पर दिखाई दिया। महेश जो था वो वापस से अपनी जगह पे दिखाई दिया, जहाँ पे बबूल के पेड़ के नीचे बंधा हुआ रहता था। और एक बूढ़ा आदमी बेहद तीखी नज़रों से उसकी परख कर रहा था, परख कर रहा था। पास ही एक तरफ गफूर पूरी तरह से उकड़ू जो बैठते हैं ना, वैसे बैठा हुआ था। जांच परख करने के बाद एक उस बूढ़े ने अपने शॉल के एक कोने से 10 रुपए का नोट निकाला और बार बार उस पर हाथ फेर कर सीधा करते हुए बोला, ये लो, मैं कुछ नहीं घटाऊंगा, ये लो, मैं कुछ इससे कम नहीं करूंगा। और उसके बाद में मेरी पूरी कीमत अदा कर रहा हूँ, ये जो पूरी कीमत है इस सांड की, मैं पूरी कीमत अदा कर रहा हूँ।
हाथ बढ़ाकर रुपए तो ले लिए। जैसे ही उसने बूढ़े व्यक्ति ने रुपए लिए, रुपए देने को और हाथ आगे किया तो उसने रुपए तो ले लिए, लेकिन वो चुप रहा। और बूढ़े के साथ में आए दो व्यक्ति जैसे ही जानवर के गले में बंधी हुई रस्सी रस्सी को पकड़ने को हुए, मतलब जानवर के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी उसको जैसे ही पकड़ने लगे, वह अचानक एकदम सीधा खड़ा हो गया और उस रस्सी को हाथ मत लगाना, मैं कह देता हूँ हाथ मत लगाना, होशियार रहना, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। और वह कर्कश स्वर में चीखा। वे लोग चकित रह गए। क्यों? उस बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य के साथ में पूछा। क्यों की बात मत करो, वो जो है वो मेरी संपत्ति है, मैं उसे नहीं बेचूंगा, वह मेरी मर्जी है। और उसे उसी अंदाज में उत्तर दिया और वह नोट फेंक दिया। जो भी नोट दिया था ना 10 रुपये का, वो वापस से फेंक दिया उसने। लेकिन कल तो तुमने पेशागी वाले रुपए स्वीकार कर लिए थे, जो 10 मतलब ऐसे देते ना अपन, सबसे पहले कोई भी अपन को डील डन करनी होती है तो ऐसे छोटी मोटी रकम दे देते ना अपन, या फिर मान ले पैसे दे देते, तो वो जो स्वीकार कर लिए थे। तीनों ने एक स्वर में कहा कि पहले कल तो तुमने पेशागी वाले जो रुपए थे वो स्वीकार कर लिए थे, ये भी ले लो। अब वो गफूर बोलता है कि ये भी ले लो। उसने उसके ऊपर 2 रुपये फेंकते हुए कहा, 2 रुपये फेंकते, पैसा वाले रुपए स्वीकार कर लिए थे और 10 रुपये की बोला था उसने, तो 10 रुपये निकाल के नहीं दिए थे, 2 रुपये निकाल के दिए थे पहले। तो वो 2 रुपये थे वो फेंक दिए उसने, उसको दे दिया। फिर उसके बाद में गफूर ने पड़ोसी से चावल का मांड मांगा। पड़ोसी थे उनके, तो उनसे चावल का मांड मांगा, महेश को खिलाया और उसके सिर पर सींग को थपथपाते हुए उसने स्नेह भरे शब्द फुसफुसाकर कहे। उसके बाद में जून का लगभग मध्य आ चुका था, जिसने भारत में ग्रीष्म ऋतु का आकाश नहीं देखा, वह कभी समझ नहीं सकेगा कि गर्मी कितनी भयंकर और कितनी कठोर हो सकती है। कहीं दया का एक चिन्ह भी दिखाई नहीं देता, भी नहीं है, दया का एक चिन्ह भी नहीं है। आज तो यह सोचना भी असंभव प्रतीत होता कि किसी दिन आसमान का एक यह रूप बदलेगा। ऐसा सोच भी नहीं सकते कि किसी दिन आसमान ऐसा रूप बदल लेगा, और कि इस पर कोमल और नमी भरी बादल छा जाएंगे। ऐसा सोचना ही बहुत मुश्किल था। लगता था कि जैसे तपता हुआ आसमान दिन प्रतिदिन अनंत रूप से कालांतर तक जलता रहेगा। और दोपहर को गफूर घर लौट आया और उसने किराए के मजदूर के रूप में काम करने का अभ्यास नहीं किया था। मतलब जो भी कोई किराए का मजदूर होता है उसके रूप में काम करने का वो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था उसको, वो अपने खेत में ही काम करता था बस, अभ्यास नहीं था। और उसके बुखार को उतरे हुए मुश्किल से 4-5 दिन हुए थे। उसका शरीर अभी भी कमज़ोर और थका हुआ था। वह काम की तलाश में बाहर गया था, किंतु बेकार रहा, सब कुछ बेकार रहा, क्योंकि उसको कोई काम नहीं मिला, उसे सफलता नहीं मिली। भूखा प्यासा थका हुआ उसकी आंखों के सामने हर चीज़ स्याह नज़र आ रही थी, मतलब हर चीज़ बिल्कुल एकदम ख़राब नज़र आ रही थी उसके सामने। और खाना तैयार है क्या अमीना बेटी? अमीना से पूछता है कि खाना तैयार है, और उसने आंगन से ही पुकारा उसने कि खाना तैयार हो गया क्या? तो खाना तैयार है क्या? बिना उत्तर पाए गफूर ने वापस से दोहराया इस बात को। क्या कहती हो? नहीं क्यों? अमीना ने बोला नहीं, तो फिर गफूर ने बोला कि नहीं क्यों, चावल नहीं है। अमीना ने ऐसे बोला कि चावल नहीं है, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? अब गफूर बोलता है कि तुमने मेरे को सुबह क्यों नहीं बताया चावल नहीं है? क्यों, मैंने तुम्हें पिछली रात को बताया तो था, गफूर ने इसकी नकल उतारते हुए कहा। मैंने पिछली रात को बताया तो था। गफूर ने ऐसे नकल उतारते हुए कहा, पिछली रात को तुम्हारी कही हुई बात मुझे कैसे याद रहेगी? अपनी ही आवाज़ को सुनकर उसका क्रोध उग्रतर हो गया। वास्तव में तो चावल नहीं है। वह अपनी मुख की आकृति को पहले से भी अधिक विकृत बनाते हुए बोला, मतलब बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा मुँह करके बोला। फिर उसके बाद में, तुम्हारा बाप खाए या ना खाए, तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन देवी जी को दिन में 3 बार खाना चाहिए ही। अपनी बेटी अमीना के लिए बोल रहा है कि देवी जी को एक दिन में 3 बार खाना चाहिए ही। आगे से बाहर जाते समय मैं चावलों को ताले में बंद करके जाया करूँगा। ला थोड़ा पानी ही पिला दें।
प्यास से जान निकली जा रही है, या तेरे पास पानी भी नहीं है। अमीना पहले की ही तरह सिर झुकाए हुए खड़ी रही, यह महसूस करके कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। घर में एक पानी की बूंद भी नहीं है, उसको भी पता था। और उससे पूरा अनियंत्रण उसने जो गफूर था उसने अपना पूरा अनियंत्रण खो दिया। उसने एक झपटे में अपना उसने झपटते हुए उसने उस पर झपटते हुए, जो अमीना थी उसकी बेटी, उस पर झपटते हुए उसने मुंह पर एक जोरदार चांटा मार दिया। और उसके बाद में, आभारी लड़के, सारे दिन तू करती क्या है, और इतने सारे लोग मर रहे हैं, तू क्यों नहीं मर जाती, ऐसा गफूर ने कहा अपनी बेटी से।